वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कौन से ग्रेड के मैम? ग्रेड 12 बायोलॉजी चैप्टर 4। कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये वो वाला चैप्टर है जिससे कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यही क्वेश्चन आने वाले। देखो जनरली कुछ चैप्टर्स होते हैं कि इन चैप्टर से तो 110% क्वेश्चन है, और ये वो चैप्टर है जिसका मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर से सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, बाकी कुछ ज्यादा नहीं आता। पर वो जो यही क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो हम पहले उन क्वेश्चंस पे शिफ्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस देख ले। तो आज का डिस्कशन होने वाला है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, साथ में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम स्कूलिंग लेवल पे देते हो, जैसे हो गए एनटीएससी, ओलंपियाड, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉलेज में एंटर करने के लिए देते हो ग्रेजुएशन के लिए, जैसे हो गई तुम्हारी सीयूईटी, आईआईटी, नीट, या फिर कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हो, जिसमें आ गई तुम्हारी एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी। इन सब की तैयारी मैग्नेट ब्रेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। तो बिल्कुल इस चीज का यूज करना है, लाभ उठाना है, और क्या करना है? पढ़ाई करनी है। चलो तो पढ़ाई से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वही पैटर्न एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है, तो अपनी बुक ओपन कर लो, एनसीईआरटी का जहां एक्सरसाइज वाला पेज है उसको ओपन कर लो। जिस क्वेश्चन पे मैं बोलूंगी कि ये 110% क्वेश्चन है, तो वो 10% एक्चुअली में आने ही वाला है। पर्टिकुलरली तुम्हारी एनसीईआरटी का कुछ एक दो पेजेस है इस चैप्टर के जो 110% आते ही हैं, मतलब फिक्स है, उससे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताती चलूंगी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अपनी बुक में स्टार मार्क करते हुए चलना और साथ में आंसर्स भी लिखते हुए चलना। हुआ क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तरीका वही। कौन सा तरीका? क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 मिनट लेना है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है बोलना है और आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी? तो पहले बता दो, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये थोड़ा सोसाइटी को अवेयर करवाने वाला चैप्टर है। बायोलॉजी के साथ तो जुड़ा ही हुआ है। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रासेप्शन की, ठीक है, फिर उसे अलग अलग आईयूडीज की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। पर ये मोर लाइक एक सोसाइटी को बिल्डअप करने वाला, या सोसाइटी की तरफ अवेयरनेस, सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो वापस बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछता। अब बोलोगे मैम फिर भी आ गया, तो अगर आ भी गया तो मैं बता दूं कौन से सेक्शन में पूछेगा। वो पूछेगा 3 मार्कर में ही, बस वही चांस बनता है। वो भी सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से 1.5 मार्क का जो एक्चुअली जो मैंने बोला आईयूडीज, जिफ्ट, गिफ्ट, उनके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, और 1.5 अगर क्वेश्चन पूछा उन्होंने तो इस टाइप का रहेगा जो तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। बस पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड या फर्टिलाइजेशन है ना, इनके मीनिंग क्या है, बस। ठीक है, तो वापस ये वो वाला क्वेश्चन है जो सोसाइटी को अवेयर करने वाला है, पता होना चाहिए। चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आने की। ठीक, क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस? बताओ सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है? तो भैया बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना हो तो एक ढंग की सोसाइटी नहीं बन सकती। यानी कि ऐसी सोसाइटी बनेगी यहाँ जहाँ या तो अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव डिजीज, बीमारियां फैली हुई रहेंगी, पॉपुलेशन एकदम अनकंट्रोल्ड रहेगी, है ना, और उसके बाद जो मेल टू फीमेल रेशियो है वो गड़बड़ाया हुआ रहेगा, फीमेल्स बहुत कम रहेंगी, मेल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, है ना, बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं हर चीज के साथ। तो ये पूछ रहे कि बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है एक सोसाइटी में? तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वापस अगर एक सोसाइटी पढ़ी लिखी हुई, अगर एक सोसाइटी अवेयर हुई सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो जाते हैं।
ठीक, तो वापस ये क्वेश्चन आने नहीं वाला, फिर भी देख लेते हैं आंसर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल वेलबींग। कहा था ना कि सोसाइटी में तो सोशल वेलबींग होना इंपॉर्टेंट है। आगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मैंने बोला था कि अगर अवेयरनेस रही तो बहुत सारी बीमारियों को भी कम किया जा सकता है, तो उसी को लिखने का कैसा तरीका है कि एसटीडीज लिख दिया उन्होंने, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज एड्स, गोनोरिया एक्सेट्रा। अब देखो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एसटीडी में एड्स भी आता है, गोनोरिया भी आता है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्यों फैलते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखोगे तो फैलते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है, एक सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सिंस अगर एक सोसाइटी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, कैसे, फिजिकली, मतलब कोई बीमारी ना हो, ठीक है, नंबर भी बीमारी ना हो, साथ में हेल्दी हो, इंडिविजुअल हेल्दी हो। उसके बाद इमोशनली, बहुत सारे लोग इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, इसी वजह से कैसे बात करें, शाइनेस रहती है, नहीं। पर अगर वही सेक्स एजुकेशन सबको बताया गया, स्कूल के लेवल से ही बताया गया, तो बहुत सारे मिथ्स कम हो जाते हैं। क्योंकि मिथ्स क्या होता है, जैसे कोई मिथ आ जाता है ना, तो उसके कारण आप इमोशनली भी डैमेज होते हैं, उसके साथ साथ बिहेवियर में भी चेंज आने शुरू होते हैं, ठीक है। एंड सोशल वेलबींग, तो वही चीज़ है ना, जब ये तीनों देखो, एक इंडिविजुअल अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट है तो वो सोसाइटी का पार्ट है। तो बट ऑब्वियस अगर सारे इंडिविजुअल सारे फिट रहेंगे तो सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी, ठीक। तो क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि उसमें क्या सबसे पहले क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। और उसमें ये अवेयर किया जाता है कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे AIDS, gonorrhea, etc. are transferred from one individual to another individual through sexual contact. It can also lead to unwanted pregnancy. जैसे मैंने बोला कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो बहुत बार पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीज़न ये होता है कि बहुत सारे प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं रहती। मतलब अगर मैं बात करूँ फैमिली में, तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे पैदा हो जाते हैं जो प्लान्ड नहीं रहते। तो अब जाके बहुत अवेयरनेस कराया गया है कि न्यूक्लियर फैमिली ही रखनी है ना, फैमिली प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए वापस क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, अवेयरनेस, जो किसके अंडर आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और बहुत बार अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर इन केस कोई मैरिड कपल नहीं है फिर भी प्रेगनेंसी आ गई, तो उसके साथ डील कैसे करना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में समझाई गई हैं, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बट ऑब्वियस जो चीज अनप्लान्ड है एकदम से वो आ गई तो होगा क्या, आपका फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, बिहेवियर, हर चीज डैमेज होगी, ठीक है। देखो, It can also lead to unwanted pregnancy, hence it is necessary to create, सारी कहानी कहाँ पे आ गई, इतने देर से क्या बोल रही हूँ, awareness among people, especially the youth, regarding various reproductive related aspects, as the young individual are the future of the country and they are most susceptible of acquiring sexually transmitted disease. हुआ क्लियर इतना? तो वापस ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा, पर ये तुम अपने मन से भी लिख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड साथ में सोशल वेलबींग डिसाइड होता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, बहुत सारी बीमारियां हो गई, कैसी बीमारियां, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोका जा सकता है। फिर अवेयरनेस से बहुत सारे इकोनॉमिकल, सोशल डैमेजेस होने से भी रोका जा सकता है, ठीक। चलो, इसलिए यूथ के अमंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसका कंप्लीट कर लेते हैं, और बहुत सारा भी लिख सकते हैं, वापस इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल। अब जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे प्रेगनेंसी मैरिड कपल हो या अनमैरिड हो, अनवांटेड होती है, नहीं चाहिए होता है फिर भी हो जाती है। तो अगर अवेयरनेस रहेगी कि इन केस अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पड़ेंगे, तो वो पता तो होना चाहिए, अवेयरनेस तो होना चाहिए, तो बताना पड़ेगा, सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल पिल्स अवेलेबल हैं। तो देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर एंड जेंडर इक्वालिटी। देखो, मैंने कहा था कि अगर सोसाइटी गड़बड़ चल रही है तो मेल टू फीमेल का रेशो गड़बड़ दिखेगा, फीमेल बहुत कम मिलेंगी, मेल बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो जब ये रेशो दिख रहा है गड़बड़, मतलब ये शो कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि उस सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है,
ना पॉपुलेशन को लेके अवेयरनेस है, ना एसटीडी को लेके अवेयरनेस है, ना ही जेंडर को लेके अवेयरनेस है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस लगाना पड़ेगा। किस किस के अगेंस्ट, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके कैसे, अलग अलग बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है, उसके बाद एसटीडी के अगेंस्ट, एंड साथ में एसटीडी के अगेंस्ट उनको रोकने का तरीका यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स, एंड साथ में जेंडर इक्वालिटी विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ सोशल कॉन्शियस हेल्दी फैमिली, स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग uncontrolled population growth and social evil among youth individual will help in building up a reproductive healthy society। हुआ क्लियर? तो 4-5 पॉइंट्स ये वही लिखा है उन्होंने, अलग अलग ग्रामर चेंज कर करके। तो अगर पूरा सम अप करना है तो मैं बोल सकती हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अवेयर कराता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, एसटीडी से बचने का तरीका, प्रिवेंटिव मेजर्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के अलग अलग जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है उनके अगेंस्ट, जेंडर इक्वालिटी लाना है उनके अगेंस्ट, एंड अवेयरनेस। हुआ क्लियर? जो फाइनली क्या क्रिएट करेंगे, एक हेल्दी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर वेलबींग होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक इंडिविजुअल सही रहेगा तो धीरे इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनी, पूरी सोसाइटी हेल्दी रहेगी, और सोसाइटी हेल्दी रहेगी तो कम्युनिटी हेल्दी रहेगी, कम्युनिटी हेल्दी रहेगी तो स्टेट हेल्दी रहेगा, स्टेट हेल्दी रहेगा तो नेशन हेल्दी रहेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो देखो ये और वो क्वेश्चन समवॉट सेम ही है, बस तरीका अलग है पूछने का। तो वो पूछ रहे बताओ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एस्पेक्ट्स बताओ जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, प्रेजेंट सिनेरियो में किस किस चीजों से अवेयर कराना है। तो जो अभी हमने सारी चीजें बोली वही लिखी हुई है, बस पॉइंटर्स में। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। हमने देखा कौन कौन से एस्पेक्ट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल वेलबींग। द एस्पेक्ट विच विल हैव टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो आर काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। सारी कहानी अवेयरनेस पे ही आती है ना, साथ में काउंसलिंग। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा गलत होता है या ऐसा गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है। फिर अवेयरनेस, अब अवेयरनेस किस बारे में, अच्छा अवेयरनेस किस में, स्पेशली यूथ में, क्योंकि यूथ क्या है, फ्यूचर है नेशन का। और किस बारे में, वही सारी अनवांटेड प्रेगनेंसी, एसटीडीज, आई बात समझ में, देख लेते हैं। Among people, especially the youth, about various aspects of reproductive health such as sexually transmitted disease, available contraceptive methods, case of pregnant mothers, adolescents, etc. ठीक, चलो, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटीज सच एज मेडिकल असिस्टेंट। अभी तुमने काउंसलिंग तो कर दी, बता तो दिया, पर ये तो बताओ कि कौन सी जगह क्या चीज मिलेगी। तो मेडिकल एस्पेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो समवॉट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। देखो सेम क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, अंदर का आंसर सेम ही चलने वाला है। अब वो पूछ रहा है, अभी तक हम सोसाइटी कर रहे थे पहले 2 क्वेश्चन में, अब उन्होंने पूछा कि बताओ क्या सेक्स एजुकेशन स्कूल में नेसेसरी और क्यों। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वापस वही यूथ है, स्कूल से यूथ बना है, मतलब स्कूल में तो पूरा यूथ ही है ना भरा हुआ। तो यूथ को अगर तुम अवेयर करवाओगे, किस बारे में अवेयर करवाओगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एसटीडी, अगर एसटीडी हो गया तो उसके इल एस्पेक्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, साथ में जेंडर इक्वालिटी, इन सब के बारे में कराओगे तो एट द एंड ऑफ द डे यूथ ही नेशन बनाएगा। बस वही चीज अब अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, देख लेते हैं। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज नेसेसरी, इट वुड प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू यंग इंडिविजुअल, यही बोला मैंने, सही अवेयरनेस है ना, young individual at the right time about various aspects of reproductive health such as reproductive organ, puberty, adolescence related changes, safe sexual practice, sexually transmitted diseases, etc. etc. The young individual or adolescents are more susceptible in acquiring various sexually transmitted disease, hence providing information to them at the right time would help them to lead a reproductive healthy life and also protect them from the myths and misconceptions about various sex related issue। हुआ क्लियर इतना? चलो, तो वापस ये तीनों क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, बहुत कम। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो तुम अपने मन से लिख सकते हो, 4 ही पॉइंट्स उसमें गोल घूम के लिखने हैं। बताओ कौन कौन से। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर एस्पेक्ट से, कौन कौन से एस्पेक्ट है, सोशल, इमोशनल, फिर उसके बाद फिजिकल और मेंटल। ठीक,
उसके बाद या बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद किस किस चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट है जगाना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस, अब एडोलेसेंस बोलो, प्यूबर्टी बोलो, फिर उसके बाद एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, उसके बाद ये सारे इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में अवेयर कराना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये गिन के मतलब 5 पॉइंट है जो तुमको अगर ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाए, तीनों में यही आंसर लिख के आना है। हुआ क्लियर इतना? चलो वापस, चांसेस कम है पर कभी कभी सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन दे देता है, होते ही है। बायो के पेपर में एक हाथ दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। एक क्वेश्चन या तो तुम्हें एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिलेगा कि अभी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कैसे एनवायरनमेंट को सेव किया जा सकता है, या फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट को क्यों बचाना चाहिए, या इकोसिस्टम को क्यों बचाना चाहिए। या तो एक उस कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कैटेगरी वही है सोशल अवेयरनेस वाली, या तो वो उस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे या तो इस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। इस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा तो यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम है, अंदर के आंसर तीनों के सेम चल रहे हैं, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Do you think that reproductive health in our country has improved in the past 50 years? If yes, mention some such area of improvement. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पिछले 50 ईयर में, मतलब पिछले 50 साल में ठीक हुई है, इम्प्रूव हुई है हमारे कंट्री में, इंडिया में, और अगर है तो बताओ कौन कौन से एरिया है वो इम्प्रूवमेंट के। तो सबसे पहले हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, आप बोलोगे मैम पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है पर थोड़ा पेस स्लो हुआ है। इसका रीजन ये है, पहले अगर तुम देखो अपने दादाजी के टाइम पे, है ना, मतलब मैं ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, तो तुम्हें अपनी फैमिली में दादाजी, जो रियल दादाजी है, भाई वही तुमको 5-6 तो मिल ही जाएंगे। पर वही अगर आप तुम खुद को देखो तो तुम्हारी एक बहन या 2 बहन, ज्यादा से ज्यादा एक भाई या 2 भाई, मतलब 2 या 3 ही सिबलिंग्स मिलेंगे। इसका मतलब अब क्या हुआ है, अब फैमिली प्लानिंग, जो बीच वाली जनरेशन ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग करने लगे, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आने लगा। तो हाँ, इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे बच्चे करने से अच्छा क्या कंसेप्ट आ गया है, फैमिली प्लानिंग वाला कंसेप्ट आया, हम 2 हमारे 2। तुम जब मरो तो खुद को रिप्लेस करने के लिए वो एक जन छोड़ के जाओ, है ना, तो वही तो कंसेप्ट बोलता है, हम 2 हमारे 2। तो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन वाइज यस वो एस्पेक्ट आया है, पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब थोड़ा आ गया है। धीरे धीरे ये चीज और अवेयर होगी, क्योंकि देखो बात वही है, जो भी आप ऑफस्प्रिंग कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड आप स्पीशीज हो, स्पीशीज कब प्रूफ होगे, जब आप फर्टाइल प्रूफ होगे, मतलब अपनी अगली जनरेशन छोड़ के जाओगे, ठीक। बट वही चीज है, उसको सरवाइव करना इंपॉर्टेंट है। अभी का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत टफ है, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होते जा रहे, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो बेटर है 1 या 2 करो पर उसको सारे रिसोर्सेज मिले, ठीक। तो यही मेन मोटो था, क्योंकि देखो जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर अनएम्प्लॉयड, है ना, अनएम्प्लॉयड इलिटरेट पॉपुलेशन हुई तो पॉवर्टी आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले पॉपुलेशन कम करो। इंडिया आज इतनी सारी चीजें क्यों फेस करे, हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इंडिया यूएस का कंपेयर करेंगे, इंडिया यूरोपियन देशों का कंपेयर करेंगे। अरे उनकी पॉपुलेशन तो देखो, अपनी पॉपुलेशन देखो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर अब कंपेयर करो कि जो भी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हाँ, इंडिया में चेंज आया है। क्या चेंज आया है, हमने थोड़ा पास्ट 50 ईयर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, एक तो पॉपुलेशन पे थोड़ा, न्यूक्लियर फैमिली पे कंसेप्ट शिफ्ट हुआ है। दूसरा हम बोल सकते हैं लोग अवेयर हो चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तीसरा, पहले के मुकाबले अभी कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज होने लगे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी पहले बहुत ज्यादा थी, है ना, जो रेशो था वो बहुत बिगड़ा हुआ था। मतलब कुछ स्टेट्स तो खैर आज भी फेमस है, पहले और ज्यादा फेमस थे, अब धीरे धीरे हर चीज ठीक होते जा रही है। तो जो वही है ना, मेल इज टू फीमेल का रेशो वो बहुत खराब था। हर 1000 मेल पे कहीं किसी स्टेट में तो सिर्फ 600 फीमेल्स है, इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ। उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड होता था, अब वापस अवेयरनेस आ गई कि मेल एंड फीमेल इक्वल ही है। फीमेल या कन्या भ्रूण हत्या, है ना, या वो उसी को फीमेल फीटिसाइड, उसके बारे में अवेयरनेस आई कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मिथ था कि फीमेल को ही टॉर्चर किया जाता था, कि शी इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फीमेल इनटू द वर्ल्ड, मतलब वही कंट्रोल कर रही है जेंडर। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज क्या, अवेयर हो चुकी है हर चीज के बारे में। चलो देख लेते हैं आंसर। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड इन इंडिया इन द लास्ट 50 ईयर्स। हुआ ये एकदम ट्रेंडिंग तरीके से, एकदम क्या हुआ है,
चेंज हुआ है ना, इंप्रूव हुआ है। द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आर एज फॉलोज, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो देखो बहुत पहले तुमने देखा होगा पोलियो बहुत ज्यादा होता था, पर अब इंडिया से पोलियो पूरी तरह हट चुका है। क्यों? क्योंकि पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कि इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाई है कैसे? इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन से। तो बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट अब हम क्या है, हमारी सोसाइटी या इंडिया क्या है, इम्यून है। ठीक है, वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि क्या हुआ है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच हैज लेड टू डिक्रीज इन द इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। याद करो, मोर्टालिटी यानी डेथ रेट। किसकी डेथ? इन्फैंट की। तो मदर मेटरनल मोर्टालिटी रेट भी और इन्फैंट मोर्टालिटी रेट भी डिक्रीज हुई है, जो पहले बहुत ज्यादा थी। बट ऑब्वियस अवेयरनेस नहीं थी, ये मेडिकल सेक्टर इतना डेवलप नहीं था कि हर चीज का वैक्सीनेशन अवेलेबल था, पर हर जन तक अवेलेबल नहीं था। ठीक है। दूसरा, maternal and infant mortality rate which has been decreased drastically due to the better postnatal care। देखो पहले क्या होता था, आधे से ज्यादा टाइम तो जो जितने बेबी होते थे, मतलब इन्फेंट पैदा होते थे, तो वो खत्म हो जाते थे, है ना, क्योंकि हेल्थ केयर या हेल्थ सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। पर हाँ, पिछले 50 ईयर्स में अब हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप है कि हम सिर्फ मदर की भी जान नहीं बचा लेते, इनफैक्ट दोनों, मतलब इन्फेंट एंड मदर दोनों की जान बच जाती है। इसलिए मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और क्या इंक्रीज हुआ है? नर्टलिटी रेट यानी कि बर्थ रेट या बर्थ रेट, है ना। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पोस्ट नेटल केयर बहुत अच्छी हो गई है। फैमिली प्लानिंग, मैंने बताया पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हुई है। क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली पे ज्यादा फोकस हो रहा है। फैमिली प्लानिंग विच हैज मोटिवेटेड पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिली। देखो, स्मॉल फैमिली करो, न्यूक्लियर फैमिली करो, पर बेटर लाइफ दो, है ना। ठीक है, आगे, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच हैज रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों के सुधरने की वजह से क्या हुआ है, हम बोल सकते हैं लाइक कंपेरेटिवली 50 इयर्स पहले और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि वापस पॉपुलेशन थोड़ा अवेयर हो रही है कि अब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली रखनी चाहिए। दूसरा, मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट इन्फेंट का भी मदर का भी कम हुआ है, क्योंकि बेटर पोस्ट नटल केयर हुई है। उसके बाद एसटीडीज के अगेंस्ट अवेयरनेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अगेंस्ट अवेयरनेस है, और साथ में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत तरीके से वाइड स्प्रेड बड़े लार्ज लेवल पे हुआ है। उस वजह से जो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डिजीज से रेजिस्टेंट पावर इंक्रीज हुई है। ठीक, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वो पूछ रहे बताओ क्या रीजन हो सकते इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पिछले जो 4 क्वेश्चंस में हम रीजन लिखते आ रहे, बस उसी को उल्टा करके लिख दो तो इसका आंसर हो गया। क्या मतलब? पहली बात तो अवेयरनेस ही नहीं है ना, कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन करनी है। फिर उसके बाद क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करो ना, क्वांटिटी बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, 2 ही करो, बट उनको लाइफ जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करो, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करो, फूड, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, शेल्टर, जो बेसिक 4-5 चीज़ है वो सब प्रोवाइड करो। ठीक, उसके बाद एजुकेशन। अब बोल सकते कि बताओ रीज़न क्या थे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं था, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एसटीडीज होती हैं इसके बारे में पता नहीं था। ठीक, चलो देख लेते हैं रीजंस। तो द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 मेजर रीजन। डिक्रीज डेथ रेट। अब देखो उन्होंने पूछा है कि बताओ पॉपुलेशन इंक्रीज का रीजन क्या है। जो मैंने बोला वो तो है ही, साथ में क्योंकि भाई फैमिली प्लानिंग, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये सबको कंट्रोल कैसे करना वो, और साथ में अब एक तरीके से जैसे मेडिकल सेक्टर हमारा बेटर हुआ है तो हमने क्या बोला, इन्फेंट और मेटरनल मोर्टेलिटी कम हुआ है ना। साथ में अब हम जो हेल्थ केयर है वो इंप्रूव हुआ है, तो डेथ रेट भी कम हो गया। तो देखो डिक्रीज डेथ रेट, इंक्रीज्ड बर्थ रेट एंड लॉन्गेटिविटी। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पहले 50 साल पहले क्या ज़्यादा था, इन्फेंट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। अब हमारा हेल्थ केयर बेटर हो गया, उस वजह से हम अब सबको बचा पा रहे हैं। ठीक है, अब सबको बचा पा रहे तो रिजल्ट क्या हो गया, अगला वाला तो पैदा हो ही रहा है, जो अभी है जो सेनेसेंस में है उसकी भी लाइफ क्या हो गई है, लॉन्ग हो गई, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इंक्रीज बर्थ रेट एंड लॉन्गेटिविटी। द डेथ रेट हैज डिक्रीज इन द पास्ट 50 ईयर्स भाई, क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा बढ़ा, डेथ रेट कम हो गई, तो
लाइफ लॉन्ग हो गई तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक। The factor leading to decreased death rate and increased birth rate are control of disease, कहा, awareness and spread of education, improvement in medical facility। मैं बोल रही थी ना इतने देर से हेल्थ केयर बेटर हुआ, हेल्थ केयर बेटर हुआ, तो ये तरीका है, मतलब दूसरा तरीका लिखने का, मेडिकल फैसिलिटी बेटर हो गई, ये भी लिख सकते हो। Ensured food supply in emergency situation, etc. All this has also resulted in an increase in the longevity of an individual। हुआ क्लियर? तो पिछले जो 4 क्वेश्चन से हम आंसर लिखते आ रहे थे उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है। फिर से इस क्वेश्चन तक, ये सारे कैसे क्वेश्चन है? जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, इसका बायो से कोई रिलेशन नहीं है, बेसिकली दिया जरूर इस चैप्टर में, पर ये हर जन को पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है तो क्या है, अगर बहुत, अब देखो बढ़ गई है मतलब इस केस में हमने मेडिकल सेक्टर अच्छा कर दिया है कि लोगों की डेथ कम हो रही है, इन्फैंट और मेटरनल डेथ रेट कम हो गया है। पर अगर किसी ने पूछा कि बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वापस वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलो, सेक्स एजुकेशन बोलो, देखो 3-4 क्वेश्चन का आंसर तुम देख रहे हो एक ही एक चल रहा है। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला, सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 वापस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, सेम आंसर है। 3 पूछने का तरीका चेंज हो गया, आंसर सेम चल रहा है, सेक्स एजुकेशन नेसेसरी क्यों है, वही सब चीजें। और आखिरी वाला की बताओ पहले 50 साल पहले से अभी का क्या अंतर है? तो जो अंतर आया है तो ये सब बीमारियां कम हुई है, कॉन्ट्रासेप्शन ज्यादा यूज हुए, पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल हुई। और दूसरा उन्होंने पूछ लिया अब दूसरे वे में कि ठीक है तुम यहाँ ये सब तो बता रहे हो कि अवेयरनेस आ गया, ये आ गया, तो बताओ फिर भी पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि भैया मेडिकल सेक्टर अच्छा हो गया ना, इंसान की जान बचा पा रहे हैं। हुआ क्लियर? चलो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीजन। पूछ रहा है बताओ क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना सही है, जस्टिफाई हो चुका है, तो रीजन के साथ। बिल्कुल जस्टिफाई। इतने पिछले 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, हम क्या बोल रहे थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसमें क्या आता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है, और दूसरा क्या है एसटीडी को स्प्रेड होने से बचाना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है? इन दोनों का ही सोल्यूशन देता है, बस हो गया जस्टिफाई रीजन। देखो हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही पढ़ रहे थे, 2 देखो ये रहा 1 का आंसर, सिग्निफिकेंस, एड, गोनोरिया और साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वापस वही ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। सेक्स एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वही एसटीडी के बारे में और अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले के मुकाबले अभी कैसे ठीक हुआ है, क्योंकि पहले एसटीडी ज़्यादा थे और अभी, और साथ में डिजीजेस और अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब कॉन्ट्रासेप्टिव ने इन 2 चीज़ों का सोल्यूशन दिया है। वो कैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करोगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी तो रुकेंगी, साथ में एसटीडी फैलने का चांस भी कम हो जाता है। तो यही पूछा है कि बताओ जस्टिफाई करो, रीजन दो। तो देख लेते हैं आंसर। यस, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग tremendously, ठीक है। Therefore, to regulate the population growth by regulating reproduction has become a necessary demand in the present time. Various contraceptive devices have been devised to reduce unwanted pregnancy, which help in bringing down the increased birth rate and hence checking population explosion. हुआ क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैनॉट बी, गोनाड्स मतलब फीमेल्स में ओवरी, मेल्स में टेस्टिस, ठीक है, कैनॉट बी कंसिडर एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन। वाई? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना और एसटीडीज को बचाना। अब वो बोल रहे हैं कि क्या हम गोनाड्स को निकाल ही दें, मतलब ओवरी को हटा दें और टेस्टिस को हटा दें मेल में से फीमेल में से, तो क्या इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का तरीका मान सकते हैं? क्या करेक्ट तरीका है? और अगर जो भी रीजन है बताओ क्यों। तो सबसे पहले हम पूरी तरह इसलिए नहीं मान सकते, गोनाड्स हटाने से अनवांटेड प्रेगनेंसी तो रुक जाएगी, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो पर्सन स्टेरलाइज हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, पहली चीज, ठीक। सेकेंड चीज, एसटीडी तो वहीं का वहीं है, तो इसको हम पूरी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं मान सकते, ठीक। चलो देख लेते हैं आंसर। Contraceptive devices are used to prevent unwanted pregnancy and to prevent the spreading of STD. There are many methods such as natural, barrier, oral and surgical method that prevent unwanted pregnancy. However, the complete removal of gonads cannot be contraception option because it will lead to infertility. इसी को मैंने क्या बोला कि sterilization है ना, वो particular person sterile हो जाएगा, ठीक, offspring produce करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है, and unavailability of certain hormone that are required for normal function of accessory reproductive part. Therefore, only those contraceptive method can be used to prevent the chances of fertilization rather than making the person infertile forever. हुआ clear?
एक और चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार आया था बोर्ड में, वापस आया था वो 2 मार्कर में ही, इतना सारा नहीं, उनका मेजर पॉइंट्स जो था वो वही कि क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो स्टेराइल हो जाएगा और साथ में एसटीडी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये 2 मेन पॉइंट्स तुमको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। तो ये तुम्हें पता है कि सबसे पहले बताओ अमीनो सिंथेसिस टेस्ट से क्या पता लगाया जा सकता है? 2-3 चीज़ें पता ही लगाया जा सकती है। सबसे पहले तो अगर जो भी एम्ब्रियो है उसमें कोई जेनेटिक मतलब डिफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई वो बीमारी से जूझ रहा है, बहुत कोई जेनेटिक बीमारी चल रही है, ये एक चीज़। दूसरा चीज़ देखो बेसिकली तो ये पता लगाया जा सकता है, दूसरा चीज़ जेंडर भी पता लगाया जा सकता है, बट इंडिया में इसका मिसयूज हो रहा है ना, मतलब बाहर एब्रॉड में तो वैसे ही जेंडर पहले ही बता दिया जाता है कि मेल है या फीमेल है, बट वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। अब तुम ये मान के चलो कि लोग वापस वही चीज़ है कि सारा जो ब्लेम है कि अगर फीमेल गर्ल बॉर्न हुई है तो वो मदर की वजह से बॉर्न हुई है, नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये तो स्पर्म डिसाइड कर रहा है, यानी कि मेल गैमेट्स डिसाइड कर रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है कि वाई क्रोमोसोम आ रहा है। सिंस ये चीज़ नहीं पता, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सोशल इल प्रैक्टिसेस है जैसे डाउरी हो गया, तो उस वजह से भी एक रीज़न है कि जो रूरल पेरेंट्स हैं वो फीमेल गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते। अब ये जो टेस्ट है ये 2-3 चीज़ें बताता है, उसमें से एक क्या है, जेंडर भी है। अब ये टेस्ट का अगर परमिशन रहती है, जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक बीमारी चल रही है तो कोर्ट के परमिशन के थ्रू आप अमीनो सिंथेसिस करा सकते हैं, बट अगेन कोर्ट इन्वॉल्व है उसमें, पर उसमें भी ये बताया नहीं जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, वो तो सिर्फ जेनेटिक टेस्टिंग के लिए पता लगाया जाएगा। अब इंडिया में क्या होता है, इस टेस्ट से क्या पता लगाया जाता है कि मतलब जो मिसयूज है ना, मतलब लगाया नहीं जाता ना, तो बोलोगे मैम प्रैक्टिस है क्या? नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, बैन है, स्ट्रिक्टली बैन है। अगर तुमने देखा भी होगा कि जो भी मैटरनिटी होम्स रहते हैं वहाँ पे एकदम साफ अक्षरों में लिखा रहता है, जहाँ सोनोग्राफी होती है वहाँ लिखा रहता है कि जेंडर बताना इलीगल है इंडिया में। क्यों? रीज़न वही है क्योंकि फीमेल फिटिसाइड होता है, जिसको हिंदी में तुमने ऐड देखा होगा बहुत ज़्यादा कि कन्या भ्रूण हत्या, ये भी लिखा हुआ है। ठीक, तो वही पूछा कि बताओ क्या ये बैन नेसेसरी है? हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड का जो नंबर है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वापस जो सोसाइटी है, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एजुकेटेड सोसाइटी, अच्छा माइंडसेट वाली सोसाइटी और फीमेल और मेल का नंबर इक्वल होने वाली सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के कुछ स्टेट्स में तो ये हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी। तो ऑल ओवर इंडिया में क्या बैन है? फीमेल फिटिसाइड बैन करने के लिए जो रीज़न है कि पता ही ना चले कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए अमीनो सिंथेसिस बैन है। ठीक, तो देख लेते हैं आंसर, वापस इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, पर ये तुम्हारा जनरल अवेयरनेस वाले से रिलेटेड है। अगर पेपर के बाकी क्वेश्चन बहुत टफ बन गए तो वापस 3 मार्कर में या 2 मार्कर में एक इस टाइप का क्वेश्चन वो दे देते हैं। ठीक है, देख लो, Amino synthesis is a prenatal diagnostic test that is used to determine sex and metabolic disorder of the developing fetus। मैंने कहा था ना कि बेसिकली ये टेस्ट क्या है, 2-3 चीज़ें पता लगाता है। पहले हो गई कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है जो इनहेरिट हो चुकी है ना, और साथ में जेंडर का भी बारे में पता लगाता है कि मेल है कि फीमेल है, फीटस, ठीक है, इन द मदर यूट्रस थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोमल पैटर्न। अब जल्दी से बताओ, एक वर्ड मैं पूछ रही हूँ, भले यहाँ पे नहीं है वो, जब भी हम स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैरियोटाइपिंग। ये तुम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो। ठीक, आगे, दिस मेथड वाज डेवलप्ड एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द फीटस। मतलब एक्चुअल में उसका पर्पस क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर को का डिटेक्शन करना। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक इज बीन मिसयूज्ड टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ एंड द फीमेल फीटस इज देन अबॉर्टेड, जिसको मैं बोल रही हूँ फीमेल फिटिसाइड। अब आगे, Plus, to prevent the increasing female feticide, it is necessary to ban the usage of amniocentesis technique for determining the sex of the child। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। तो ये आया पहला क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी
क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, जो आ सकता है 110%। यानी कि इस चैप्टर में से अगर कुछ पूछने वाले हैं बोर्ड में तो ये वो वाला एरिया जो फिक्स एरिया जो आता ही है, या तो तुमको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, 2 मार्कर्स में मिलेगा। जनरली 2 मार्कर में मिलता है एब्रिवेशन करके, शॉर्टकट लिखे रहते हैं, फुल फॉर्म लिखना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब उन्होंने पूरा जो मतलब वो पूरा एक पेज है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक पेज ही बताओ मैम कि कौन सा इस चैप्टर में से पढ़ना ही है किसी भी हालत में, तो इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी वाला पेज है, मतलब चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाला पेज है, पूरा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, जहाँ पे तुमने देखा होगा IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब लिखा हुआ है, जिफ्ट लिखा हुआ है, गिफ्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे 110% क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। मतलब जब एग्जामिनर डिज़ाइन ही कर रहे हैं पेपर, है ना, जब CBSE बोर्ड पेपर डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनको ये पेज तो बहुत अच्छे से याद रहता है कि इस पेज में से 2 या 3 चीज़ें तो पूछनी ही है, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेंगे वो, ठीक है। तो वही उन्होंने पूछा कि बताओ अलग अलग मेथड जो यूज़ किए जाते हैं एक इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट ना बोल के चिल्ड्रन हो जाए उनको, है ना। तो मेथड्स बताओ जो असिस्ट करते हैं इनफर्टाइल कपल को टू हैव चिल्ड्रन। तो देख लेते हैं। इनफर्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे फिर भी अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी इज नोन एज इनफर्टिलिटी, इसी को स्टेरिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इट माइट बी ड्यू टू एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट इन ईदर मेल और फीमेल और माइट बी इवन बोथ द पार्टनर। द टेक्निक यूज्ड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। आज के प्रेजेंट में सिनेरियो में इनफर्टाइल कपल का जो रेशो है या ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। उसका रिजल्ट है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं रह रहे, डाइट नहीं प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इसलिए इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। बाहर तो था ही क्योंकि उन्हीं की लाइफस्टाइल अब हम फॉलो कर रहे हैं, बट अब इंडियन सोसाइटी में भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उसका मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल ही है। जैसे फूड, एकदम अल्टरेट फूड खा रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट वाला फूड खा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेस बहुत है, हमारा स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है, ठीक है। चलो टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो सबसे पहला तरीका क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये तो तुमने बहुत ज़्यादा अब सुन ही लिया होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं पैदा होता, पेट्री डिश में उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। बेबी का नहीं, ओवम लिया, स्पर्म लिया, बाहर ही पेट्री प्लेट में फर्टिलाइजेशन कराया गया। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में उसको इम्प्लांट किया जा रहा है, मदर के यूट्रस में। अगर इन केस मदर का यूट्रस अनहेल्दी है या फिट नहीं है तो फिर सरोगेसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता, बस उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। चलो देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द स्पर्म मीट्स द एग आउटसाइड द बॉडी। तो याद रखना है 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है जो बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। हमारी बॉडी में नॉर्मल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो। अब ये देखा जाए तो इन विट्रो क्यों, क्योंकि ये हम इंड्यूस करा रहे हैं, मतलब एक बाहर पूरा मीडियम क्रिएट करके फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में तो नॉर्मल में ही उस ऑर्गेनिज्म में, जैसे फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो एक मीडियम है जिसका नाम पानी है, उसमें एग्स भी छोड़ दिए गए, स्पर्म भी छोड़ दिए गए, बाहर फर्टिलाइजेशन हो गया। नॉर्मल में जो मैमल्स है उनमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है और अंदर एम्पुलरी रीजन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर ह्यूमन की बात करूँ तो। अब इस केस में जो कपल है, हो सकता है या तो स्पर्म लथार्जिक हो, मतलब बहुत स्लगिश हो, धीरे धीरे चल पा रहा हो, या उसका टेलिंग मूवमेंट कुछ गड़बड़ हो, ये भी हो सकता है, या डेड काउंट हो स्पर्म का, ये भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डेड काउंट है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जो मदर का जो फेलोपियन ट्यूब है, एक तो निकल के आ रहा है, पर जो दूसरा वाला साइड है वो हो सकता है किसी वजह से ब्लॉक हो या ढंग से काम नहीं कर रहा, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो स्पर्म लिया जाता है मेल पार्टनर से, फीमेल से ओवम लिया जाता है और बाहर पेट्री प्लेट में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। याद रखना है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को बहुत ज़्यादा फेमस नेम से IVF भी बोलते हैं ना, इतने सारे एड्स आते हैं IVF, तो ये IVF कुछ और नहीं बल्कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। The zygote hence produced is then transferred in the uterus or fallopian tube of a normal female। मैंने कहा था
डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे इंसर्ट किया जा रहा है। अब देखो जाइगोट बन गया, अब हमें पता है जाइगोट डिवाइड किया, क्लीवेज किया, डिवाइड नहीं, ज़्यादा करेक्ट है वर्ड बोलना, क्लीवेज है ना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, जैसे 6 to 8 में आया हमने नाम चेंज कर दिया मोरोला। अब उसके बाद अगर और डिवाइड हुआ तो हमने बोल दिया कि उसको ब्लास्टोसिस्ट। अगर ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज तक वेट कर रहे हैं और फिर जाके इम्प्लांट हो रहा है तो कहाँ होगा वो? यूट्रस में होगा। उसके पहले वाले स्टेजेस में अगर फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बना और वो डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तो फिर अलग वाली स्टेज में होगा, है ना, याद रखना है। इसलिए वो डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन हो रहा है। चलो, और वो डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि यूट्रस में भी हो, यूट्रस में ही हो, फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है। Of a normal female, the babies produced from this method are known as test tube baby। तो याद रखना भैया, टेस्ट ट्यूब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारे के सारे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक पेट्री प्लेट में हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमिट लिया गया, एग एंड ओवम निकाला गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया, जैसे ही क्लीवेज स्टार्ट हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, 2-4 सेल स्टेज तक आया तो उठा के, या इनफैक्ट अगर मोरोला तक भी आया तो कहाँ पे उसको वापस इम्प्लांट किया गया? फेलोपियन ट्यूब में। अगर ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज तक कहानी पहुंच चुकी है डेवलप होके या क्लीवेज होके, तो कहाँ इम्प्लांट कराया जाएगा? यूट्रस में। हुआ क्लियर? तो ये हुआ पहला मेथड, 110% क्वेश्चन। अब देख लेते हैं बाकी जो मैंने बोला गिफ्ट एंड जिफ्ट, तो उसका गिफ्ट देख लेते हैं। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर हो कहाँ रहा है? फेलोपियन ट्यूब में, तभी उन्होंने लिखा है इंट्राफेलोपियन। It is a technique that involves the transfer of gamete ovum from a donor into the fallopian tube of a recipient female who is unable to produce egg but has the ability to conceive and can provide right condition for the development of embryo। यानी कि अगर मैं ये पूरा मुझे एक लाइन में कंक्लूड करना है तो मैं क्या बोलूँ? गिफ्ट उसके लिए यूज कर रहे हैं जो जिसकी ओवरी में कुछ डिफेक्ट चल रहा है, मतलब ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा बट फेलोपियन ट्यूब ठीक है और यूट्रस भी ठीक है। सिंस फेलोपियन ट्यूब ठीक है इसलिए वो कंसीव भी कर पाएगी, ठीक है, और यूट्रस भी ठीक है इसलिए इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। सिंस ये दोनों ठीक है इसलिए कंसीव एंड इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि क्या है? राइट कंडीशन है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बट उसके खुद के एग में कुछ प्रॉब्लम है, अनेबल टू प्रोड्यूस, या तो हेल्दी ओवम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा, या तो एम्ब्रियो नहीं, ओवम है ना, मैंने एम्ब्रियो बोल दिया, तो या तो ओवम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है या तो ओवरी ढंग से ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ये दोनों कंडीशन। उस केस में क्या करते हैं? जो भी डोनर दूसरी फीमेल है उससे क्या लिया? ओवम लिया, और कहाँ उठा के ट्रांसफर कर दिया? फेलोपियन ट्यूब में। बस उतना ही करना है। फिर नेचुरल तरीके से कॉपुलेशन होगा या कोइटस होगा, फिर क्या आएंगे? स्पर्म्स आएंगे, ट्रैवल करेंगे फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सिंस बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो ट्रैवल हो के कहाँ आएगा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक आएगा और इम्प्लांटेशन होगा। हुआ क्लियर? इसलिए इसका नाम क्या है? गैमीट। गैमीट क्यों? क्योंकि ओवम ही ले रहे इसलिए गैमीट, ठीक है। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट। तो इसको याद रखना है, सिर्फ ये जो लाइन है ये अलग अलग ऑप्शंस में मिल सकती है कि गिफ्ट इज यूज्ड फॉर डैश। अब डैश या तो फिल इन द ब्लैंक्स, पर फिल इन द ब्लैंक्स तो आएंगे नहीं, आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो याद रखना है अपन को कि गिफ्ट कैसे पूछा जा सकता है। वो बोल सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि अ फीमेल हु इज हैविंग अ हेल्दी यूट्रस, दूसरा ऑप्शन अ फीमेल हु इज हैविंग हेल्दी यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन अ फीमेल हैविंग हेल्दी यूट्रस फेलोपियन ट्यूब बट देयर इज डिफेक्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और चौथा एक और कुछ ऐसा। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? सी वाला, क्योंकि याद रखो एमसीक्यू में हम क्या सिलेक्ट करते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो गिफ्ट किसके लिए यूज करें? पहली बात फीमेल के लिए यूज करें। कैसी फीमेल के लिए यूज करें? कि जो ऐसी फीमेल जो खुद का गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब खुद का गैमीट मतलब क्या? एग या ओवम। तो ओवम ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ओवरी ढंग से काम नहीं करे, एटलीस्ट गैमीट के प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में, ठीक। अच्छा, तो उसमें क्या किया गया? उसी फीमेल को किसी दूसरी फीमेल का ओवम लिया और ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करके कहाँ ट्रांसफर किया? फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए गैमीट किसी और से लिया, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हुआ क्लियर? और बाकी का प्रोसेस तो सब नॉर्मल ही रखेंगे, क्योंकि बाकी उसका जो यूट्रस है और बाकी का जो पोर्शंस है वो सारे सही हैं, फंक्शनल है। हुआ क्लियर? आगे देखते हैं ICSI, intracytoplasmic sperm injection. It is a method of injecting sperm directly into the ovum to form an embryo in laboratory. अब सपोज करो कि ओवम तो ठीक है, स्पर्म
भी ठीक है, पर किस तरीके किसी वजह से वो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है, मतलब जो पूरा वेजाइना, सर्विक्स, उसके बाद यूट्रस, फिर जाके एम्पल रीजन, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर क्या किया, वापस ओवम लिया, स्पर्म लिया, और स्पर्म का डायरेक्ट, मतलब वो ऐसा वेट नहीं करेंगे, सीधे स्पर्म को उठाया और ओवम के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया। इसलिए क्या लिखा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, मतलब कहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। और किसका है वो, स्पर्म इंजेक्शन। उसमें हुआ क्या है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, ओवम के अंदर, टू फॉर्म के एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी। तो ये याद रखना है अपन को। तो अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा, मैम तो जो IVF है उसमें ICSI भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि ओवम लिए, स्पर्म लिए। अब वहाँ पे भी 2-3 तरीके हैं, या तो उन्होंने दोनों को रख के प्रॉपर कंडीशन मेंटेन कर दिया कि नेचुरल तरीके से ही हो जाए फर्टिलाइजेशन। अगर इन केस वो नहीं हो पा रहे, उतनी भी कैपेसिटी नहीं है स्पर्म में, डिफेक्टिव है स्पर्म, है ना, मोबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि वो IVF ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाहर ही हो रहा है, बेबी पेट्री प्लेट में, लेबोरेटरी में ही हो रहा है। बट उस केस में क्या किया गया, ICSI किया गया और प्रीसाइज। ठीक, आते हैं आखिरी वाला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Artificial insemination is a method of transferring semen or sperm from a healthy male donor into the vagina or uterus of the recipient female. It is employed when the male partner is not able to inseminate the female or has low sperm count. तो मैंने अब देखो ये जो चीज़ है इसके पहले ट्राई करते, मतलब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वापस वही इनफर्टिलिटी को ही दूर करने का तरीका है। इन केस जो मेल पार्टनर है तो वापस उसका जो स्पर्म है वो उतना मोटाइल नहीं है, या ज़्यादा काउंट डेड स्पर्म का आ रहा है, या ज़्यादा काउंट स्लगिश स्पर्म का आ रहा है, तो उस केस में वापस क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेल जो पार्टनर है उससे सीमेन कलेक्ट कर लिया, इंजेक्शन में भरा, और किसके अंदर इंजेक्ट किया गया, डायरेक्ट फीमेल के अंदर। ठीक है, हो सकता है ना कि रास्ते इतना ट्रैवल करने का एबिलिटी ही ना हो स्पर्म में। हुआ क्लियर? अच्छा, जनरली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तुमने सुना होगा कि डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, जितने भी गाय हैं उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट किया जाता है, सुना होगा। तो ह्यूमन में भी होता है जब बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं बचता है। अब देखो इसमें भी इन केस सपोज करो कि मेल पार्टनर में ही कुछ डिफेक्ट है या डिसऑर्डर होता है ना, डिफेक्ट है कि उसके स्पर्म ढंग से काम ही नहीं कर रहे, फिर क्या ऑप्शन आता है, स्पर्म डोनेशन, है ना। तो स्पर्म डोनेशन या तो स्पर्म बैंक से या तो डोनर से तुमने वापस स्पर्म कलेक्ट किया, और उस केस में भी क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही होगा। ठीक, चलो, और एक और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं, वो है जिफ्ट, ZIFT। तो जहाँ तुम्हारी बुक में गिफ्ट लिखा है वही जिफ्ट लिखा हुआ है, फुल फॉर्म सेम ही है, सिर्फ गैमीट था इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अब गैमीट की जगह जाइगोट लिख दो, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट में क्या कर रहे थे, ओवम दे रहे थे, बोल रहे थे भैया तुम ही यहीं पे फर्टिलाइजेशन करा लो। अब हम बोल रहे उतना भी मत करो, सीधे जाइगोट बनाओ और कहाँ डाल दो, उठा के फेलोपियन ट्यूब में। ठीक, मतलब याद रखो जाइगोट बना के अंदर इंसर्ट किया है फेलोपियन ट्यूब में, मतलब अब उसको क्लीवेज करना है, डिवाइड करना है, मोरुला में कन्वर्ट होना है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होना है, ब्लास्टूला में कन्वर्ट होना है, वो सब उसकी इच्छा है। ठीक है, पर कहाँ तक किया, सिर्फ जाइगोट तक। ठीक है, अगर फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया गया तो उसको जिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेजर वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रास्टिंग STD। ठीक है, तो बट ऑब्वियस STD से बचने का तरीका क्या है, प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस याद करो, दो काम करते हैं, सबसे पहले अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकते हैं, साथ में STDs को भी रोकने का काम करते हैं। तो बस वही है, वही इन डिटेल डिस्कस करो। Sexually transmitted disease get transferred from one individual to another through sexual contact. Adolescent and young adults are at greater risk of acquiring these sexually transmitted disease. Hence, creating awareness, आपकी की कहाँ पे है, awareness ही है, among the adolescents regarding its after effect can prevent them from contracting STD. The use of contraceptives such as condoms, etc. while intercourse can prevent the transfer of this disease. Also, sex with unknown partner or multiple partner should be avoided as they have such diseases. Specialists should be consulted immediately in case of doubt so as to ensure early detection and cure of the disease. हुआ क्लियर इतना? तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस थोड़े कम है। इस चैप्टर में कौन सा वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है, ये वाला, जिसमें गिफ्ट, जिफ्ट, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI, ये सारा आएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बुक में कहाँ लिखी हुई है, इस चैप्टर का जो आखिरी वाला पेज है उतना तो पढ़ के ही जाना है,
उसके बाद जो चांसेस बनते हैं तो वो चांसेस है कि कॉपर टी पे, मल्टी लोड पे, इन पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ एक्सप्लेनेशन, तो बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो देख लेते हैं, पहला 4 क्वेश्चन है। एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, मतलब एबॉर्शन रैंडम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंड्यूस अबॉर्शन ही हो, मतलब चाह के ही अबॉर्शन हो, कभी कभी नेचुरली भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, बिल्कुल सही। हो सकता है कि फीमेल का यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हो गया तो होल्ड नहीं कर पाए, अबॉर्शन हो गया। हो सकता है हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो किसी वजह से निकलना ही बंद हो गया, तो वापस क्या हुआ, एंडोमेट्रियम टूटने लगी, बाहर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। उसके बाद इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वायबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन द फीमेल पार्टनर। तो ये गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि इनफर्टिलिटी तो ठीक है कि डिफाइंड है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, बट इट इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू फीमेल पार्टनर, मेल के कारण भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देख लेते हैं कहाँ फॉल्स से लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोड्यूस बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस या कॉपुलेशन। इट माइट बी might occur due to abnormality defect in either male or female or both, ठीक। तो ये गड़बड़ लिखा है। अब ये वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो हमारी सोसाइटी जनरली जिसको ब्लेम करती है। अगर एक फीमेल बेबी प्रोड्यूस, एक कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो सबको लगता है कि पक्का किसका डिफेक्ट है, फीमेल का डिफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो स्मोकिंग हुई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या रिजल्ट, ड्रग्स, तो ये सारी चीज़ें किसको ज़्यादा और इंक्रीज करती है, इनफर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करती है, मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी इक्वली, ठीक। चलो मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। वो बोल रहे हैं कि कंप्लीट लैक्टेशन जो मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीका हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है गलत, फॉल्स। क्यों, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग के 1 महीने में ही कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता, पर पूरा नहीं। देख लेते कैसे। कंप्लीट लैक्टेशन और लैक्टेशनल एमेनोरिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हाउएवर इट इज लिमिटेड टिल लैक्टेशन पीरियड, है ना, मैंने कहा कि कुछ महीने तक ही, विच कंटिन्यूज टिल 6 months आफ्टर पार्चुरेशन। देखो पार्चुरेशन में तो 1 month पूरा, पार्चुरेशन के 1 month के तक, मतलब आफ्टर पार्चुरेशन जैसे डिलीवरी होगी तो 1 month तक तो मेंसेस ही चलने वाले हैं, करेक्ट। उसके बाद और एक्सटेंड कर लो, मतलब बचे और 5 months, तो उतने टाइम तक, फर्स्ट 6 months तक तो लैक्टेशन चलने ही वाला है, तो उस टाइम ओव्यूलेशन होगा नहीं, ठीक है। पर उसके बाद, पर ये इसको हम पूरी तरह नेचुरल मेथड क्यों, सिर्फ क्योंकि उन्होंने बोला कंप्लीट लैक्टेशन। आप बोलोगे मैम पर कंप्लीट लैक्टेशन यानी क्या, समझो बात को। कंप्लीट लैक्टेशन मतलब यहाँ उसको रेफर किया गया है कि जब तक मदर अपने बेबी को लैक्टेशन करा रही है। अब ये तो मदर टू मदर डिपेंड करता है, करेक्ट। कुछ टाइम तक ही ब्रेस्ट फीडिंग होती है, 6 months तक भी हो सकती है, अगेन मदर टू मदर डिपेंड करता है। कुछ मदर्स 1 year तक ब्रेस्ट फीड करा सकती है, कुछ मदर्स इनफैक्ट 1.5 year तक ब्रेस्ट फीड करा सकती है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना कि कब तक लैक्टेशन वो कराना चाहती है। बट बॉडी में नेचुरली सिर्फ 6 months तक ही क्या होगा, एमेनोरिया होगा, यानी कि मेंसेस जब तक चलता रहेगा, या फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। सिंस ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अगर कोइटस या कॉपुलेशन हुआ भी तो हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी रोकना या प्रेगनेंसी ना होने का नेचुरल तरीका ये है कि सिंस बॉडी ही ओव्यूलेशन नहीं करवा रही है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो वो जो विंडो है ना, जो वो विंडो जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया या कंप्लीट लैक्टेशन वापस नहीं क्यों बोल सकते, इसलिए बताया जा रहा है। तो वो जो पीरियड है, पर वो कब तक, सिर्फ 6 months तक, पूरा एंड तक नहीं, ठीक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही करके मत आना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चलेगा हाँ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन के टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं, एमेनोरिया होता है, उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं, तो बिल्कुल सही टाइम, एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ बोल सकते हैं। पर कब तक, सिर्फ 6 महीने तक आफ्टर पार्चुरेशन। तो ये लाइन याद रखनी है, ठीक। चलो मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के आखिरी वाले पार्ट पे। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल।
तो बिल्कुल सही, जितना अवेयरनेस क्रिएट करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, फिर मल्टीपल पार्टनर्स, एसटीडीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी, इन सब के बारे में जानकारी रहेगी तो खुद ही इंसान क्या करेगा, अवेयर रहेगा, करेक्ट। और सोसाइटी में बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो बिल्कुल सही, सब चीज़ का बॉटम लाइन क्या है, अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो सही है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आखिरी वाला क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपन को करेक्ट करना है उसको। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट्स गैमीट फॉर्मेशन। वो बोल रहा है कि सर्जिकल मेथड, अगर याद करो सर्जिकल मेथड में कौन कौन सी मेथड आती है, सबसे पहले बताओ। तो बोलोगे मैम वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट किया जाता है, टाई कर दिया जाता है ना, जिसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। और उसके बाद ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर दिया जाता है। पर वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सेसरी डक्ट को हम कट कर रहे हैं सर्जिकल मेथड में, गोनाड्स को नहीं रिमूव कर रहे हैं। गोनाड्स वही हैं, अभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी भी ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सर्जिकल मेथड में जो एसेसरी डक्ट से निकल के जो गैमीट्स आ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं, फॉर्मेशन को थोड़ी ना रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि क्या है, गड़बड़ है। और कहाँ गड़बड़ है, तो चलो देख लेते हैं। तो करेक्शन कहाँ होना चाहिए, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ गैमेट। याद रखो, फ्लो ऑफ गैमेट को रोक रहा है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ना कि गैमेट फॉर्मेशन। अभी भी ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी होने के बाद मेल में स्पर्म्स बन रहे हैं, फीमेल में ओवम बन रहे हैं, बट एसेसरी डक्ट को हमने कट किया है, क्योंकि ट्यूबेक्टॉमी में फिर से फेलोपियन ट्यूब में कट लगाई। वो क्या है, डक्ट। डक्ट का काम क्या होता है, फ्लो करवाना, तो फ्लो ही नहीं हुआ क्लियर। सिमिलरली वेसेक्टॉमी में क्या हुआ कि वास डिफरेंस को कट कर दिया गया, दोनों तरफ से टाई कर दिया गया, तो स्पर्म तो अभी भी बन रहे, टेस्टिस तो अभी भी स्पर्म बना रहा है, बस वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ये ट्रैवल डक्ट है, वापस डक्ट ही कट किए, यानी कि फ्लो को रोक रहा है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, और कहाँ गड़बड़ है हमने पढ़ लिया। चलो देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। अरे तो स्टेटमेंट ही गलत है, गलत गलत गलत। HIV एक STD वाली बीमारी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर से HIV हो जाता है, पर वो क्योरेबल ही नहीं है। तो ये ऑल कंप्लीटली क्योरेबल कैसे लिखा हुआ है, तो गड़बड़, ठीक। तो देख लो, सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, सम ऑल नहीं, इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। एड्स या HIV इज स्टिल एन इनक्योरेबल डिजीज। देखो HIV वायरस का नाम है, इनिशियल स्टेज में जब जस्ट इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक्चुअल में सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे, तो देखो स्टार्टिंग में जो रिपोर्ट आती है वो बोला जाता है कि HIV नेगेटिव है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर नेगेटिव नहीं, सपोज करो वो इंसान को हो गया HIV, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, तो अभी सिर्फ क्या बोला जाता है कि इन्फेक्शन हुआ है, फिर तब कुछ 5-6 साल तक सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। तो वो क्या चल रहा है उसका, हम बोल सकते हैं वो पीरियड चल रहा है जब तक जो वायरस ने खुद के एक्सप्रेशन किया नहीं है। पर एक टाइम आएगा जब वो, अब जो HIV वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, एड्स में। ना HIV का इलाज है ना एड्स का इलाज है, तो ये लाइन तो गड़बड़ लिखी है। हाँ, कुछ का इलाज है STDs का, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इनका इलाज है, बिल्कुल इलाज है, पर वापस कब, जब अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किए जाए, ठीक। चलो मूव करते हैं सी वाले ऑप्शन पे। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन। ओरल पिल्स जो है, जैसे तुमने सुना होगा मालाडी, सहेली, ये सारे ओरल पिल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर है अमंग रूरल वुमेन, गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है। गलत। ओरल पिल्स में आपको आपकी साइकिल, उसका डोसेज सब पता होना चाहिए, है ना। और उसके लिए आप अपने मन से नहीं ले सकते, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास जाके पूरा डिस्कस करना पड़ता है। अब तुमको लगता है ये सब कुछ गांव में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, नहीं। तो ओरल पिल्स ज़्यादा कॉमन कहाँ है, ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस कहाँ पे है, अर्बन वुमेन में, शहर में रहने वाली औरतों के बीच में, ठीक। तो यहाँ गड़बड़ क्या लिखा है, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग अर्बन वुमेन्स। देख लेते हैं आखिरी वाला ऑप्शन डी। अब आखिरी क्या लिखा है, इन ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। याद करो, एम्ब्रियो हम किसको बोलते हैं, जब कहानी शुरू होती है जाइगोट से। जाइगोट क्लीवेज करता है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, तो ये भी तो सारा एम्ब्रियो ही तो चल रहा है, बस ना
अंतर है कि पहले वाले जो सेल्स जो डिवाइड कर उनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर तो अंदर आगे भी है, बस वो डिवाइड कर जैसे ही 6 to 18 सेल्स तक पहुंचते तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये तो सारा का सारा तो एम्ब्रियो ही है, सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन से कितने सेल, कौन से ज़्यादा करेक्ट है बोलना, कितने सेल स्टेज का है। तो हमेशा यूट्रस में ही ट्रांसफर जरूरी नहीं है। अगर एक ऐसी स्टेज है, अगर उसके 8 सेल के पहले हुआ तो वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, अगर 8 सेल के बाद में हुआ तो फिर यूट्रस में होगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है, गलत है। और उसमें क्या करेक्शन की जरूरत है देख लेते हैं। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक 8 सेल्स एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब व्हाइल मोर देन 8 सेल एम्ब्रियो आर ट्रांसफर इनटू यूट्रस। मतलब अगर वापस एक लाइन में खत्म करना है तो हम बोल सकते हैं कि मोरूला जो हम बोलते हैं 6 to 18 सेल स्टेज है, अगर 8 सेल के पहले हुए तो हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब पे, और उसके बाद तो यूट्रस में। तो वो स्टेटमेंट क्या था, गलत था। इसी के साथ तुम्हारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ ग्रेड 12 बायोलॉजी का होता है खत्म। जो भी कुछ रह गया हो, एक्सप्लेनेशन बच गया हो, तो प्लीज़ जाके फिर से देख लो, क्योंकि आगे मैं लेके आने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, पूरे टाइम बने रहना है, रोज के लेक्चर्स देखते रहना है। तो ये सब कुछ कहाँ मिलेगा तुमको, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, 3 तरीके से। पहला तो यूट्यूब चैनल, दूसरा वेबसाइट www.magnetbrains.com, और तीसरा है ऐप। और तुम देख ही सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स देता है एकदम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी कूपन कोड या कोई बाय नाउ वाले ऑप्शन के। पूरा का पूरा 100% फ्री है। 110% क्या बोलो, 100% फ्री है, तो 110% to 100% पूरा का पूरा फ्री। और मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का फ्री एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड भी है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साथ में तुम देख सकते हैं यूपी बिहार बोर्ड की भी तैयारी कराता है। उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम स्कूल लेवल पे देते हो, जैसे एनटीएससी ओलंपियाड्स हो गए, जो तुम स्कूल लेवल के बाद देते हो ग्रेजुएशन के लिए, कॉलेज में एंट्री करने के लिए, जैसे हो गए CUET, IIT और नीट। और कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो तुम एडमिन पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देते हो, जिसमें आ गया UPSC, SSC, RRB। इन सब की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों को ज़रूरत है उनको बताना है। साथ में सोशल मीडिया ऐप से जुड़ना है, जैसे हो गया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो, पढ़ते रहो, और टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।